प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस में। मेरा नाम है हितेश और आज मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी का एक ऐसा वायरल क्वेश्चन पेपर। मेरे प्यारे साथी, अगर आप देख लेते हो तो हिंदी का पूरा नॉलेज आपको हो जाएगा। कभी भी आप ये क्लास देख रहे हो, अगर आप पेपर से कुछ समय पहले देख रहे हो, मतलब यार कभी भी ये क्लास अगर आप देख रहे हो मेरे प्यारे साथी, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, हिंदी में अगर आपको कुछ भी नहीं पता या फिर आपने हिंदी में बहुत अच्छी तैयारी कर रखी तो और अच्छी बात है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपको पता चल जाने वाला है हिंदी में हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आने वाला है ना। और साथ ही साथ मैंने इस क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं प्यारे साथी, जो प्रीवियस ईयर मतलब अभी तक जितने भी पेपर होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डेफिनेटली आप इसका एक बार कोड नोट कर लेना प्यारे साथी। आप कहोगे कि भैया जी आपने जो भी क्वेश्चंस कराए थे मेरे पेपर में वही सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए, है ना। क्लास को अंत तक देख लेना। चैनल पर अगर आप नए आए हो, अपने हितेश भैया के F24 क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेहद खास और बेहद अच्छी प्रिपरेशन कराई जाती है ना। तो हिंदी में अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपको आएगा, इस बात को समझ लेना, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आपको ये पूरा पेपर करना होगा, जहां 70 अंक का ये पूर्णांक आपका होगा। टोटल 2 तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। 20 नंबर के प्यारे साथी बहुविकल्पी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, और 50 नंबर के आपके वर्णनात्मक क्वेश्चंस आएंगे, है ना। मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। मैं आपके 20 में से कम 15 क्वेश्चन इसी पेपर से मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। इसके अलावा 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कैसे कैसे पेपर में आते हैं, गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत गद्यांश, संस्कृत का पद्यांश, मतलब यार एवरी क्वेश्चंस आपको करा देने वाला हूं, है ना। क्लास को अंत तक देखना। चैनल पर अगर आप नए आए हो, फिर से कह रहा हूं भैया, अगर आप जुड़ जाते हो ना तो आपका ही फायदा होगा, और साथ ही साथ अपने प्रिय मित्र तक ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उसका भी फायदा हो सके। चलिए स्टार्टिंग करेंगे हम लोग यहां से बहुविकल्पीय प्रश्नों की। और मैं कुछ क्वेश्चंस पहले करा चुका था, क्लास हमारी शूट नहीं हुई थी तो हमको दोबारा क्लास को शूट करना पड़ा, है ना। माइक हमारा नहीं चालू था तो आपसे क्षमा चाहते हैं। फिलहाल बात करते हैं 20 ऐसे क्वेश्चंस की भैया, जो कि एवरी टाइम मतलब हर बार पूछे जाते हैं, और इन सभी प्रश्नों को OMR सीट में आपको करना होता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चंस प्यारे साथी देखेंगे और आप स्क्रीनशॉट लेकर के सारे क्वेश्चन चलिएगा। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं अपने पहले प्रश्न की बात करता हूं प्यारे साथी, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि साकेत जो है ना, रचना साकेत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इस बात को आप समझ लेना। कह रहा है कि साकेत किस युग की रचना है, काफी इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी युग की हमारी एक महत्वपूर्ण कृति है, रचना है, इसको आप बिल्कुल सही करके तैयार कर लेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से फिक्स हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आप 1 नंबर में तैयार करिए, भूषण किस युग के कवि हैं प्यारे साथी। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हर बार पेपर में देखने को मिलते हैं, जहां पर कोई ना कोई एक नाम दे देगा किसी लेखक या कवि का और आपसे कह देगा बताइएगा ये किस युग के लेखक हैं, ये किस युग के कवि हैं। मेरे प्यारे साथी भूषण हमारे रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीरजा के रचनाकार हैं। मेरे प्यारे साथी नीरजा जो हमारी कृति है, इसके रचनाकार आप लोगों के हो जाएंगी महादेवी वर्मा जी, है ना। नीरजा, निहार, रश्मिका, दीपशिखा, यामा, सारी की सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हमारी प्यारे साथी महादेवी वर्मा जी की हैं, है ना। उन्हीं में से हमारी नीरजा एक महत्वपूर्ण रचना है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, तो प्यारे साथी भूषण हमारे शिवा बावनी के रचनाकार हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक कि ये 5 क्वेश्चंस आप सबसे पहले तैयार कीजिए। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, जो भी आपके पेपर में 20 नंबर के MCQ प्यारे साथी आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेना। 5 नंबर के गद्य के क्वेश्चंस आएंगे, 5 नंबर के पद्य के क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा 5 नंबर के संस्कृत व्याकरण और 5 नंबर के हिंदी व्याकरण से क्वेश्चंस। टोटल 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी आते हैं, और कहां से पूछे जाते हैं वह भी मैंने आपको बताया। हमारा टारगेट ही यही रहेगा कि हम लोग एवरी टॉपिक को कवर करें, चाहे गद्य के क्वेश्चंस हो, चाहे पद्य के हो, चाहे संस्कृत व्याकरण के हो, चाहे हिंदी व्याकरण के। मैं आपको एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा, है ना। आप सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करना और अच्छे से एक बार नोट जरूर से कर लेना, ठीक है। चलिए फिलहाल बात करते भैया आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे किस युग के लेखक हैं। अगर मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करता हूं, ये किस युग के लेखक है, तो जरा ध्यान से समझना। ये हमारे सबसे पहली बात तो शुक्ल युग के एक महत्वपूर्ण लेखक हैं। लेकिन एक बात और हमेशा याद कर लेना, जो ये शुक्ल युग का जो नामकरण पड़ा था ना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही नाम पर पड़ा था। मतलब कि शुक्ल युग जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, ये आपके
शुक्ल युग के एक फेमस कवि थे। उससे पहले क्या था कि इस युग का नाम दूसरा था, लेकिन जैसे जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी फेमस होते गए, इनकी रचनाएं फेमस होती गईं, वैसे ही उस युग का नाम बदल करके शुक्ल युग रख दिया गया, वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। ठीक है, तो इस प्यारे से क्वेश्चंस को आप उम्मीद है अच्छे से नोट करेंगे और बोर्ड एग्जाम से पहले इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप लोग नोट्स में मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि गबन किस विधा की रचना है। तो भाई गोदान हो गया, गबन हो गया, ये सारी की सारी हमारी भैया एकांकी हैं। ठीक है, गबन हो गई, गोदान हो गया। ठीक है, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे भैया जी उपन्यास है, तो एक बार आप गूगल करके देख लेना कि गबन हमारी किस विधा की रचना है। उपन्यास की है तो आप उपन्यास कमेंट करना, अगर गबन एकांकी है तो एकांकी आप कमेंट करना। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं भैया। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। जितने भी प्यारे साथी हमारी क्लास को देख रहे हैं सभी से भैया निवेदन है कि क्लास को शेयर यार जरूर से कर देना। चैनल पर अगर आप नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ढूंढने में उससे ज़्यादा मेहनत लगती है पेपर तैयार करने में। ठीक है, और जो बच्चा क्लास को देख लेता है वो बहुत सारे बच्चों से आगे हो जाएगा, मेरा दावा है। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि छायावादी युगीन रचना है, मतलब इन 4 में से छायावादी युग की रचना कौन सी है। सबसे पहली बात, छायावादी युग की जो हमारी महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी प्यारे साथी हमारी यहाँ से कामायनी। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर लोगे, इसको आप टिक लगा लेना। ठीक है, एवरी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखते चलिए। अगर आप लोग इसका रिवीजन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्लास को पूरी देख लेना। पूरा सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, चाहे गद्यांश हो, पद्यांश हो, संस्कृत के गद्यांश, संस्कृत का पद्यांश, खंड काव्य, पत्र, एवरी टॉपिक को कवर करते चलेंगे प्यारे साथी। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम तरंग के रचनाकार हैं। प्रेम तरंग के रचनाकार कौन हो जाएंगे यहाँ से हमारे। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रेम तरंग की। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आप बिल्कुल सही कर लेंगे, है ना। प्रेम तरंग किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है प्यारे साथी। उपेंद्र नहीं, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु। मैं फिर से बोल रहा हूं अजात शत्रु, तो भाई बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। अजात शत्रु ये रचना और आपकी ध्रुव स्वामिनी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। हर साल क्वेश्चन इनसे बनते जरूर हैं, है ना। और साथ ही साथ जयशंकर प्रसाद जी भी हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। इनकी रचनाएं भी बहुत ज़्यादा पेपर में आती हैं, है ना। चलिए उम्मीद है कि आपने प्रश्नों को अच्छे से नोट किया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि करुण रस के स्थायी भाव क्या होता है प्यारे साथी, तो यहां से आप लोग टिक लगाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम, कि करुण रस का स्थायी भाव हमारा होता है शोक। ठीक है, क्या होता है, शोक। शोक नामक स्थायी भाव, है ना। शोक नामक क्या होता है भैया, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव से जब शोक नामक स्थायी भाव संचारी भाव अनुभाव से सहयोग करता है तो वहां पर हमारा करुण रस होता है। ठीक है, इस तरीके से आप तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है प्यारे साथी, तो हमारा उपमा अलंकार है। तो ये वाला बिल्कुल सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दोहे का उल्टा होता है। तो दोहे का उल्टा हमेशा याद कर लेना प्यारे साथी, सोरठा होता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे होंगे कि भैया जी ये ऐसे क्वेश्चन है क्या हर बार पेपर में आते हैं। डेफिनेटली प्यारे बच्चे, मैं ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आता हूँ जो डेफिनेटली आपके पेपर में 100% आते हैं, और प्रीवियस ईयर होते हैं तो भाई 100% तो आएंगे ही। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको SW के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अभ्यागत शब्द में समास आपको बताना है कौन सा है, आपको कौन सा समास यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तत्पुरुष है, बहुब्रीहि समास है, ठीक है, कि द्वंद्व समास है, कि द्विग समास हो। तो आप कमेंट करके बताएंगे अभ्यागत शब्द में कौन सा समास आप लोगों का होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं और आगे बात करते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ पर अभ्यागत शब्द में समास नहीं होगा। ठीक है, कौन सा उपसर्ग होगा। तो क्वेश्चन को नोट करने में जो हमारे प्रिंटिंग मास्टर है ना, इन्होंने मिस्टेक कर दी है भाई। तभी मैं देखूं कि भाई अभ्यागत तो एक तरीके से हमारा उपसर्ग वाला क्वेश्चन है भाई, आपने यहाँ पर तो समास वाला कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप सही कह दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हमने इनको बताया कि अभ्यागत शब्द यहाँ पर समास वाला नहीं है, उपसर्ग वाला है, तो वही बता रहे हैं। हमने जो क्वेश्चन इनको लिख के देते हैं, ये टाइप करते हैं उनको फाइनली। ठीक है, तो फिलहाल अगला यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, अभ्यागत शब्द में हमारा उपसर्ग कौन सा है प्यारे साथी। तो आपको उपसर्ग यहाँ पर बताना है कि हमारा उपसर्ग कौन सा लगेगा। ठीक है, अभ्यागत में प्यारे साथी हमारा उपसर्ग कौन सा लगेगा, आप कमेंट करके हमें बताएंगे, है ना। आपको ये कमेंट के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 का
जितने भी क्लास को स्टूडेंट देख रहे हैं सभी से अनुरोध है, निवेदन है, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं, आगे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं और अच्छे से समझाता हूं। चलिए भैया बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे भैया जी यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं में से कोई बता दें। अरे यार जो आपको लग रहा है सही ऑप्शन है आप वो बताइएगा, आपको नहीं पता आप गूगल से ढूंढ करके बताइएगा, लेकिन बताइएगा, मुझे पता चलेगा कौन सा ऐसा छात्र है जो क्लास को पूरी देखता है, जिसको फिक्र है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में ना बेहतर स्कोर करना, 90+ लाना है, और इतने अच्छे से हमको मॉडल पेपर दिया जा रहा है, सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी मैं क्लास को नहीं देख रहा हूँ। जो बच्चा क्लास को देखता है, जो प्यारे साथी क्लास को देखता है, मेरी गारंटी है मैं आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस लाता हूं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट रहते हैं, हर बार आते हैं, और अगर तैयार कर ले तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में 90+ लाओगे। प्रश्न 15 कह रहा है कि चक्रपाणी में कौन सा समास होता है। प्यारे साथी यहां पर आपको देखिए, यहां पर आपको समास बताना है, यहां पर आपको समास बताना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। यहां पर चक्रपाणी में हमारा समास हो जाएगा प्यारे साथी तत्पुरुष, ठीक है। 1 मिनट, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तत्पुरुष होगा कि भैया यहाँ पर बहुब्रीय समास होगा? मे भी बहुब्रीय समास होगा हमारे हिसाब से, बहुब्रीय होगा, बहुब्रीय कर लीजिए, मेरे हिसाब से बहुब्रीय आपका सही है। कमेंट करके बताना कि चक्रपाणी में समास कौन सा हो, तो बहुब्रीय लग रहा है तो आप बिल्कुल बहुब्रीय को सही करें। अगला क्वेश्चन 16 कह रहा है कि निम्न में से वारिधि किसका पर्यायवाची शब्द है? वारिध, वारिध जो है प्यारे साथी ये किसका पर्यायवाची शब्द है? अमृत का है, वायु का है, जंगल का है, बादल का? चलिए बताइए सभी प्यारे साथी कमेंट करके इसका राइट आंसर। चलिए मैं आपको बताता हूं, वारिध जो है ये बादल शब्द का पर्यायवाची है। चलिए आगे बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तास्याम, जो हमारा शब्द तास्याम है इसका स्त्रीलिंग है ना। ये सबसे पहली बात, जो तास्याम शब्द ये हमारे तद से लिया गया, स्त्रीलिंग के तद शब्द से लिया गया एक शब्द है। जहां मुझे इस तास्याम शब्द का विभक्ति बताना है प्यारे साथी और वचन बताना है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक एडवाइस देना चाहता हूं। मेरे प्यारे साथी आप तद शब्द के, मेरे प्यारे साथी आप तद शब्द के जितने भी आपके विभक्ति और वचन हैं सारे के सारे आप विभक्ति वचन तैयार कर लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी आपको विभक्ति वचन पेपर में आ सकता है। हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन तास्याम वाला 2025 के बहुत सेट में आया है, 2024 के बहुत सेट में आया, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये सभी सेट में आ सकता है। तो प्यारे साथी आपको अनुरोध है कि तद शब्द के जितने विभक्ति वचन आप तैयार करने का पूरा प्रयास करना, लेकिन ये तास्याम आपके सेट में जरूर आएगा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो इसको तो तैयार कर लेना। इसके अलावा जितने भी आपके तद शब्द के विभक्ति और वचन है प्यारे साथी उनको भी तैयार कर लेना। चलिए इसके राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन की, तो चतुर्थी सबसे पहले तो विभक्ति होगी। चतुर्थी कहाँ है ये, और चतुर्थी साथ में बहुवचन है तो भैया बहुवचन भी सही होगा, क्योंकि चतुर्थी बहुवचन इसका सही होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वह जा रहा है, वह जा रहा है, इस कह रहा है कि वह जा रहा है, तो किस प्रकार का वाक्य है? साधारण है कि प्रश्नवाचक वाक्य है कि इच्छार्थक वाक्य है कि संकेतार्थक वाक्य? प्यारे साथी चलिए बताइएगा, ये बिल्कुल साधारण सा वाक्य है क्या? बिल्कुल ये हमारा एकदम साधारण सा वाक्य, वह जा रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, सिंपल से कह दिया वह जा रहा है। वह मतलब ना तो मैंने उससे कोई क्वेश्चन किया, ना तो मैंने पूछा कि तुम मतलब कि वह कुछ कर रहा था इसके बाद वह जा रहा था, ठीक है। मैंने उससे पूछा वह कहाँ जा रहा है, मैंने उससे पूछा वह कहाँ जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। लेकिन मेरे प्यारे साथी यहाँ पर वह जा रहा है एक साधारण सा वाक्य है, ना तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ना तो इस प्रकार का विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, सिंपल से यहाँ पर है वह जा रहा है, तो ये हमारा एक साधारण वाक्य हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है प्यारे साथी? इसमें आपका मुझसे चला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य है ना, इसमें भाववाच्य है ना। मुझसे चला नहीं जाता, हम अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, हम अपनी अंदर की चीज़ें प्रकट कर रहे हैं, भावनाओं को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। तो मुझसे चला नहीं जाता, हम अपने अंदर की चीज़, जो मेरे अंदर जिस चीज़ की क्षमता नहीं है, मैं आपके वह सामने आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, है ना। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे अब खाया नहीं जाता, है ना, मुझसे अब हंसा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धूप में चला नहीं जाता, तो ये भी एक तरीके से हमारा भाववाच्य ही है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्नों को 20 क्वेश्चंस को मेरे प्यारे साथी अच्छे से नोट करना, और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने क्लास को अंत तक देख लिया तो वह आपको मिल जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, है ना। तो 20 नंबर तक सारे क्वेश्चन उम्मीद है आपने नोट किए होंगे प्यारे साथी। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ।
ऐसे क्वेश्चंस फिलहाल यहाँ पर आप लोगों का भाववाच्य है जो कि सी नंबर पर दिख रहा है, सही है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ प्यारे साथी, हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर आपका खंडबा नहीं पड़ा हुआ है बाकायदा, और यहाँ पर आपका जो पहला कह सकते हो खंडबा के बाद होता है प्रश्न संख्या 1, वो हालांकि दे रखी है, लेकिन खंडबा ही केवल नहीं पड़ा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आप लोग डालेंगे उपखंड, एक मिनट, उपखंड नहीं केवल खंड डालेंगे, खंड बा। तो प्यारे साथी यहाँ से आपकी खंड बा स्टार्ट होता है, और खंड बा में सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला प्रश्न आपका गद्यांश का आता है। मेरे प्यारे साथी जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, सबसे निवेदन है आप लोग यहाँ तक अब चीज़ें अगर आपने अच्छे से देखी और समझी, क्योंकि 50 नंबर के क्वेश्चंस यानी यहाँ से आपके 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 50 में से कम मेरा ये टारगेट कह लो या फिर रिकॉर्ड रहा है कि मैं कम से कम बच्चों को 50 में से 48 नंबर हर बार दिलाता हूँ प्यारे साथी। तो आपको क्या करना है, एवरी चीज़ों को समझना है। सबसे पहली मेरी बात उसको नोट करिए, सबसे पहले ये VIMP आप लोग इंपॉर्टेंट पद्यांश को नोट करिए, और हर बार की तरह मैं आपको बता देता हूँ ये जो आपका पद्यांश दे रखा है कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए, ये हमारा ममता चैप्टर से लिया गया है। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको बहुत अच्छे से अब नोट करना प्यारे साथी। सबसे पहला नोट करना, जो भी हमारा पद्यांश है उसके लिए ममता चैप्टर, सबसे पहले ममता चैप्टर प्यारे साथी। दूसरा मेरे प्यारे साथी आप लोग एक चैप्टर और ले लेना, दूसरा एक चैप्टर और ले लेना मित्रता। मेरे प्यारे साथी स्टार्टिंग की ये 2 चैप्टर, इसके अलावा एक चैप्टर और आप ले लेना, वो कि हमारा भारतीय संस्कृति, ठीक है, आप लिख लेना संस्कृति। मेरे प्यारे साथी अगर आपने ये 3 चैप्टर को अच्छे से केवल पढ़ लिया ना, तो जो गद्यांश से आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं, संदर्भ वाला, व्याख्या वाला, और एक क्वेश्चंस आपको इसी गद्यांश पर आधारित पूछा जाता है, आप उसको बेहद अच्छे से कर पाएंगे अगर केवल आपने ये 3 चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, मतलब इनकी आपने स्टोरी अच्छे से तरीके से तैयार कर ली। तो ये मान के चलिए, मैं आपको बताता हूं कि ये मान के चलिए कि आपको इन चैप्टर से बाहर कोई पद्यांश नहीं देखने को मिलेगा। ये हमारा ममता चैप्टर से लिया गया बेहद खास इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके लेखक मैं आपको बता देता हूँ जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। जिसके लेखक कौन है प्यारे साथी, जयशंकर प्रसाद। तो उम्मीद है आपने चीज़ों को समझा होगा, अच्छे से नोट किया होगा। संदर्भ आपको कैसे लिखना है अगर आपको नहीं पता तो हमारे चैनल पर आप विजिट करके एक बार सर्च कर लेना, संदर्भ कैसे लिखें बाय F24 क्लासेस, चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं अपने अगले इंपॉर्टेंट गद्यांश की मेरे प्यारे साथी, तो देखिए ये हमारा भारतीय संस्कृति से लिया गया एक महत्वपूर्ण पद्यांश है। किससे लिया गया भैया, तो ये हमारा भारतीय, मैं आपको एक एक चीज़ करा दूंगा, ये हमारा भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया प्यारे साथी एक महत्वपूर्ण गद्यांश है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा दूंगा प्यारे साथी, आप बस टेंशन मत लेना। गद्यांश किसका है, भारतीय संस्कृति का है। इसके लेखक कौन है मैं आपको वह भी बता देता हूँ, राजेंद्र प्रसाद इस महत्वपूर्ण गद्यांश के प्यारे साथी लेखक हैं। तो आप लोग देख लीजिए, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में एक अद्भुत और अतुलनीय शक्ति दे रहा है, जिसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता रहा है। इसको आप नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट डाल करके, है ना। और देखिए संदर्भ में, देखिए यहाँ पर आपको केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछा गया, तो पाठ का नाम भारतीय संस्कृति है मेरे प्यारे साथी, और लेखक का नाम राजेंद्र प्रसाद है। तो केवल 2 चीज़ें लिख देनी है, पहले क्वेश्चन 2 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, और आखिरी वाला भी प्रश्न आपका मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2 नंबर का होगा। एवरी क्वेश्चन ये 2-2 नंबर का होता है, वैसे ही यहाँ पर भी एवरी क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होता है प्यारे साथी। तो आप दोनों में से कोई भी एक गद्यांश पेपर में करके आओगे, आपके पेपर में जो भी गद्यांश आते हैं उनमें से आपको केवल एक ही पेपर में करके आना है, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण पद्यांश, है ना। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर पद्यांश दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि पद्यांश आपके पेपर में किस तरीके से आता है, ठीक है। मेरे प्यारे साथी, मैं जो पेपर, मॉडल पेपर जो कुछ कराता हूँ ना, सारी चीज़ें एनालिसिस करके कराता हूँ। अगर आपने एक बार क्लास को देख लिया, कभी भी कोई भी वीडियो को, आपको किसी भी पेपर में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अगर मैं पद्यांश की बात करता हूँ प्यारे साथी, तो पद्यांश के लिए मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। पद्यांश के लिए सबसे पहला चैप्टर आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। सबसे पहला चैप्टर आपका पहला है सूरदास के पद, ठीक है, सूरदास के पद, पहला चैप्टर, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। नंबर 1 चैप्टर इसको तैयार कर लेना।
दूसरे चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, तो दूसरा चैप्टर आपका है चीटी। चीटी चैप्टर को भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। इसके अलावा एक दो इसमें और चैप्टर हैं, है ना। मैं आपको एक क्लास लाऊंगा जिसमें मैं आपको एक की ही वीडियो के अंदर हिंदी की ऐसी क्लास दूंगा जिसमें आप हिंदी को 10 दिनों में कंप्लीट कर लोगे। मेरे प्यारे साथी, अगर आपने वह क्लास देख ली तो हिंदी को अगर आप 10 दिन में कंप्लीट करना चाहते हो, इस वीडियो को आप 1000 से ज़्यादा लाइक तक पहुंचा देना। मैं आपको वह वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको हिंदी को मात्र 10 दिन में कैसे आपको खत्म कर देना। 5 दिन में भी हिंदी को खत्म कर सकते हो, वह आप पर डिपेंड करता है। फिलहाल अगर मैं बात करता हूं इस पद्यांश की प्यारे साथी, तो ये पद्यांश हमारा जो पूछा गया है, ये देखिए स्टार्टिंग में ही चीटी दे दिया गया है, मतलब ये हमारे चीटी चैप्टर से लिया गया है। अगर मैं बात करता हूं कि इसकी कवि कौन है या फिर इसकी कवित्री कौन है, तो कवि हम अगर बात करते हैं इस चैप्टर के, इस पद्यांश के, तो वह हमारे हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत की एक महत्वपूर्ण पद्यांश है भैया, इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। ये यहाँ से चीटी है प्राणी सामाजिक वय श्रमजीवी वय सुनागरिक, देखा चीटी को उसके जी को, ठीक है। और अंतिम लाइन है वह जीवन की चिन्हगी अक्षय, है ना। तो यहाँ तक ये पूरा नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन संदर्भ का आएगा, दूसरा क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या का आएगा, तीसरा प्रश्न आपका इसी पद्यांश पर आधारित आएगा। 2-2 नंबर के एवरी प्रश्न होंगे मेरे प्यारे साथी। अगर आप नोट करके अच्छे से तैयार कर लोगे तो 6 नंबर आपके यहां से फिक्स हो जाएंगे। अगर मैं अथवा वाले क्वेश्चंस की बात करता हूं तो देखिए अथवा में आपको ये तैयार कर लेना। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर रखता है अनुराग लौकिक, सॉरी, विश्वत रेखा का वासी जो, फिर से पढ़ते हैं, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि पर, है ना। ध्रुववासी जो हिम में तम में जो लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। मेरी प्यारे साथी, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूं उसको आप नोट कर रहे होगे। जैसे मैंने बताया सूरदास के पद चैप्टर के जितने भी पद्यांश हैं, में भी आपको 5 से 6 पद्यांश, इस चैप्टर के 5 से 6 पद्यांश इंपॉर्टेंट है, उनको तैयार कर लेना। चीटी के 5 से 6 पद्यांश इंपॉर्टेंट है, उनको तैयार कर लेना। आपको यहाँ से एक पद्यांश से पेपर में देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो प्यारे साथी, ये हमारा मातृभूमि से लिया गया है। देखो मातृभूमि भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर उतने इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। लेकिन ये जो हमारा है विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, ये पद्यांश इंपॉर्टेंट है केवल हमारे मातृभूमि चैप्टर से। और अगर मैं मातृभूमि के कवि की बात करता हूं प्यारे साथी, तो इसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। मातृभूमि के कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, इसको आप नोट कर लेना। अब यहाँ से 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, मातृभूमि चैप्टर का नेम बता दिया, इसके कवि का नेम बता दिया, तो 2 नंबर का संदर्भ आपका यहाँ से क्लियर हो गया। संदर्भ कैसे लिखा जाता है वह भी मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं फिर से बता दूंगा, है ना। चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। प्यारे साथी, यहां पर अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है विश्वत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए। 1 मिनट, ये हमारा पूरा अंतिम क्वेश्चन है, यहां से लगाकर यहां तक ये पूरा अंतिम क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमारा प्यारे साथी व्याख्या का था, और पहला क्वेश्चन हमारा जो संदर्भ का था वो ऑलरेडी मैंने बता दिया था, है ना। 2 नंबर आपको यहां से इस क्वेश्चन में मिलते हैं और 2 नंबर आपको इस क्वेश्चन में मिलते हैं। एवरी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो अगर आप पूरे में पूरे 6 में 6 नंबर लाना चाहते हो तो मेरी बातों को समझना, जो मैंने चैप्टर आपको बताए हैं वह चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पद्यांश के लिए अच्छे से उनके पद्यांशों को आप तैयार कर लेना है। एक भी पद्यांश आपके पेपर में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मेरी बातों को समझना और अच्छे से तैयार करना। अगर बात करता हूँ मैं बात करता हूँ तीसरे की, तो तीसरे नंबर पर आपका संस्कृत का गद्यांश आएगा। और देखिए ये 5 नंबर का आता है, पेपर में 5 नंबर का आता है। सबसे पहले देखिए ये वाला पद्यांश नोट कर लेना। अगर मैं बात करता हूँ भारतीय संस्कृति से, मेरा 1 मिनट, हाँ, भारतीय संस्कृति से लिया गया है, ठीक है। और भारतीय संस्कृति हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत नहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मेरे हिसाब से अगर आप भारतीय संस्कृति का ये वाला पद्यांश तैयार कर लेते हो, इसके अलावा कम से कम इसमें 4 महत्वपूर्ण पद्यांश हैं आपके, 4 महत्वपूर्ण आपके पद्यांश हैं संस्कृत के। मेरे प्यारे साथी, अगर आपने वह पद्यांश तैयार कर लिए तो पेपर में कोई भी पद्यांश आपको बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर मैं दूसरे चैप्टर की बात करता हूँ, दूसरा हमारा वाराणसी है, ठीक है, वाराणसी। अब मेरे प्यारे साथी, मैं आपको चीज़ एक और क्लियर कर देना चाहता हूँ
कि सबसे पहले वाराणसी चैप्टर और दूसरा भारतीय संस्कृति, दोनों चैप्टर के अगर आपने तीन तीन पद्यांश तैयार कर लिए, सॉरी गद्यांश, तो इससे बाहर पेपर में अगर आ जाए तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। सबसे पहली बात अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतना एनालिसिस हो गया, इतना पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो गया, तो गारंटी है भाई कि एक पेपर बनेगा तो यहीं से बनेगा, इन्हीं चैप्टरों से बनेगा, है ना। बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित संस्कृत के पद्यांश पर आधारित हमें क्या क्या करना है। तो जो संस्कृत के पद्यांश आते हैं प्यारे साथी, उसमें आपके 2 पद्यांश पूछे जाते हैं हर बार की तरह। इसमें भी 2 ही क्वेश्चन आते हैं। संदर्भ हमारा 2 नंबर का आता है अगर मैं बात करता हूं। हिंदी में अनुवाद प्यारे साथी हमारा 3 नंबर का आता है। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो नीर क्षीर विवेक के चैप्टर को तैयार कर लेना। दूसरा हमारा ये अब्दु दुर्गामी पद्यांश को तैयार कर लेना, है ना। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए दोनों ही पद्यांशों को और अच्छे से तैयार कर लीजिए। संदर्भ हमारा 2 नंबर का आएगा, हिंदी में अनुवाद हमारा 3 नंबर का, 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन आता है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों के दोनों संस्कृत के पद्यांशों को। मैं आपको आगे के सारे क्वेश्चंस कराता हूं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। उम्मीद है मेरी बातों को आपने अच्छे से नोट किया होगा। देखो सबसे पहली बात, जितना एक्सपीरियंस है यार, अगर उसकी दम पर बात करें तो मैं आपको 95 प्लस दिला सकता हूं। सबसे पहली बात तो यही है। तो आप अगर क्लास को देखोगे तो आपका ही फायदा होगा, ठीक है। 5वें प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ खंडकाव्य पूछा जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, बहुत आराम से 3 नंबर में 3 नंबर ला सकते हो। कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम करना, आप जिस भी जिले में रहते हो, मेरी बातों को सुना, आप जिस भी जिले में रहते हो, अगर आपको जिला पता चल जाता है कि आप अगर कानपुर में रहते हो, अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हो, अगर आप अलीगढ़ से बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर आप प्रयागराज से आते हो, ठीक है, अगर आप किसी भी, अगर आप बांदा में रहते हो, अगर आप किसी भी जिले से हो मेरे प्यारे साथी, उस जिले के हिसाब से आपको खंडकाव्य करना होता है। मेरी बातों को समझना, आप जिस भी जिले में रहते होगे उस जिले के हिसाब से आपको खंडकाव्य तैयार करना होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी मनाया कोई भी खंडकाव्य तैयार कर लिया, ये नहीं होता है। मेरी बातों को समझना। तो इसके लिए सबसे पहले अपने क्लास के टीचर पास जाना, हिंदी वाले टीचर के पास, या तो क्वेश्चन बैंक उठा लेना, या तो प्यारे साथी क्वेश्चन बैंक में उठा लेना। और क्वेश्चन बैंक में साफ साफ दे रखा होता है जिस जिले में आप रहते हो उस जिले के हिसाब से आप खंडकाव्य तैयार कर लेना। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ मुक्ति दूत, आप अगर आपके पेपर में अगर आप जिले में आपके आता है तो आप मुक्ति दूत के ये 2 खंडकाव्य तैयार कर लेना। ज्योति जवाहर कानपुर के लिए है, मैं आपको बता देता हूँ। ज्योति जवाहर मुझे पता है, मैंने बहुत बार करा रखा है। तो कानपुर के लिए प्यारे साथी ज्योति जवाहर खंडकाव्य तैयार कर लेना। तो ये कुछ आपके खंडकाव्य हैं, इनका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले करके इनको आप तैयार कर लेना, है ना। तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आपके लिए ही सारी चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि टोटल छाता तक, ठीक है, चा के बाद छा आता है, तो छाछ से छाता तक की आपके सारे के सारे महत्वपूर्ण खंड काव्य हैं, इनको आप तैयार कर लेना। और जिस भी जिले में जो भी आपका खंड काव्य आता है उस हिसाब से आप तैयार करोगे। अगर आपके में मातृभूमि आता तो ये मातृभूमि के ये 2 तैयार कर लोगे, मेवाड़ मुकुट आता तो मेवाड़ मुकुट के ये 2 तैयार कर लोगे। ऐसे करके तैयार करना प्यारे साथी। चलिए बात करते हैं भैया अगले क्वेश्चंस की। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, 6 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेखक का जीवन परिचय आता है प्यारे साथी। तो सबसे पहले तो जीवन परिचय अगर आप लिख दोगे, सबसे पहली बात, अगर आप जीवन परिचय अगर आप लिख देते हो ना, तो 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। और अगर आपने अच्छे से रचनाएं लिख दी तो 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है प्यारे साथी। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी, यहाँ पर देखो, अगर मैं लेखक की बात करता हूँ, कि लेखक में मुझे कौन कौन से जीवन परिचय तैयार करने हैं, तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आप ये 3 तैयार कर लेते हो लेखक के जीवन परिचय, 5 नंबर आपको फिक्स करने से एग्जामिनर भी नहीं रोक सकता। आपके भैया के एक्सपीरियंस के दम पर बता रहा हूँ, है ना, विश्वास कर लेना। केवल अगर आपने 3 तैयार कर लिए, इसके बाहर जीवन परिचय पेपर में आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। कोई भी आएगा लेकिन इन 3 में से आपको एक जरूर आपको आता होगा, इस बात की गारंटी है भैया की, आपकी हितेश भैया की। कवियों में अगर मैं बात करता हूँ, सेम वही चीज, जीवन परिचय लिखोगे 3 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। उनकी प्रमुख रचना लिख दोगे 2 नंबर। कम से कम 10 रचनाएं लिखना है यार, कम से कम 10 रचनाएं तो लिख के आना, तभी जाकर बात बनेगी 5 नंबर वाली, ठीक है। सूरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, राम नरेश त्रिपाठी। मैं आपको हर बार बताता हूं कि अगर आपने केवल ये 4 तैयार कर लिए, इसके बाहर कोई आपका जीवन परिचय कवियों में नहीं आएगा। और अगर आपने लेखकों में ये 3 तैयार कर लिए तो इसके बाहर कोई जीवन परिचय नहीं आएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कटसंत श्लोक, मतलब कोई भी एक श्लोक लिखना जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो जो इस प्रश्न पत्र में 2 आपके पद्यांश पूछे गए थे ना, उन्हीं को श्लोक कहा जाता है
है ना। तो उनको आपको नहीं लिखना। जो तीसरा श्लोक आपने लिखना है वो आपको ऐसा लिखना है जो दोनों में से मैच ना कर रहा हो, तो अलग श्लोक लिख के आना है। इस बात को आप समझ लेना, 2 नंबर मिलेंगे तभी जाकर के जब आप दोनों में से, दोनों के अलावा कोई तीसरा लिखोगे, है ना। आगे आपको मैंने पद्यांश कराए थे संस्कृत के, वे दोनों के दोनों पद्यांशों को नहीं लिखना है, इस बात को याद रखना। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहां पर शहर की साफ सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है पत्र लिखा कैसे जाता है। एक बार अगर आप पत्र को लिखना सीख गए तो किसी भी टॉपिक पर पत्र आ जाए आप उसको आराम से बना बनाकर कर पाएंगे, है ना। मेरे हिसाब से 3 तरीके से पत्र तैयार कर लेना। आमंत्रण पत्र, ठीक है, प्रार्थना पत्र जो कि हमारा कह सकते हो कि अवकाश के लिए होता है। तीसरा आपको कह सकते हो कि अपने भाई की शादी में विवाह में सम्मिलित होने के लिए, हालांकि दे भी रखा है कि अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र। देखो निमंत्रण पत्र हो गया, एक तो निमंत्रण पत्र हो गया, दूसरा आपका अवकाश हेतु पत्र, तीसरा आपका प्यारे साथी होता है आपका क्या कह सकते हो आमंत्रण पत्र, ठीक है। आमंत्रण वही, निमंत्रण वही, आमंत्रण पत्र और अवकाश हेतु पत्र, और तीसरा आपका कोई भी एक और पत्र तैयार कर लेना। तो आप 3 तरीके के पत्र तैयार कर लेना, और मेरी गारंटी है कोई पत्र अगर आपके पेपर में ना आए तो केवल ये 2 तैयार कर लेना प्यारे साथी, इन दोनों से ही काम हो जाएगा। इन दोनों को तैयार कर लिया तो इन दोनों से ही केवल काम हो जाएगा। आपको 4 नंबर का एक पत्र आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, बदल के आएगा लेकिन करना इसी तरीके से होगा। लेकिन ये तो तैयार, ये दोनों ही के दोनों तैयार जरूर से कर लेना। मैं अगर अपने 9वें नंबर प्रश्न की बात करता हूं तो 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिएगा। प्यारे साथी 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आप लोग यहां लिख लेना, है ना। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं आपको लिख सकूं। तो यहां पर देखिए, वाराणसी कस्या नद्या कुले स्थिता। तो देखिए वाराणसी जो नदी वाराणसी जो नदी है वो कहां पर स्थित है, तो वाराणसी गंगाया। तो वाराणसी जो हमारा शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप कस्या की जगह लिख दोगे गंगाया, ठीक है, गंगया, ठीक है, या फिर गंगाया कह लो, या फिर तो जो गंगा नदी है उसके किनारे आपका वाराणसी शहर स्थित है, ठीक है। चंद्रशेखरा का आसीत, तो चंद्रशेखरा प्रसिद्धा क्रांतिकारी देशभक्त चा आसीत, ठीक है, तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। तीसरा नंबर है अस्माकम संस्कृति कीदर्शा अस्ति, और 5वां वीरा केन पूजे, तो वीरा वीरण पूजे थे, ठीक है। हाँ, अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है मेरे प्यारे साथी तो गूगल में जाना और हाँ इन सभी का स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेना और जाकर के गूगल में सर्च कर देना लेंस वाले ऑप्शन। आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर बिना ढूंढे पता चल जाएंगे और आप आसानी से वहां से 2 नंबर अपने पक्के कर सकते हो आंसर को प्राप्त करके, है ना। चलिए बात करते हैं आगे। हमारा एक ऐसा प्रश्न रह जाता है प्यारे साथी जो कि सबसे ज्यादा अधिक नंबर का आता है, चलिए उसको देखते हैं। तो प्यारे साथी यहां से अगर मैं बात करता हूं तो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, निबंध से रिलेटेड है। और लगभग आपके पेपर में क्या होता है कि जो निबंध होता है उस पर पता क्या देखा जाता है, उसमें केवल आपकी ये चीजें 3 चीजें देखी जाती है। सबसे पहली आपने किस तरीके से आपने लिखा है, किस तरह से आपने लिखा है, ठीक है। दूसरी चीज आपने हेडिंग क्या बनाई है, और तीसरी चीज भैया साफ सफाई से लिखा है या फिर नहीं लिखा है। प्यारे साथी ये 3 अगर आप काम कर लेते हो, किस तरीके से लिखते हो, किस तरीके से लिखा जाता है, हेडिंग बनाकर लिख लेते हो और साफ सफाई से लिख लेते हो, 7 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा प्यारे साथी अगर मैं बात करता हूं कि महत्वपूर्ण कौन से हैं भैया जी, तो पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार कर लेना, विज्ञान अभिशाप और वरदान पर तैयार कर लेना, और वृक्षारोपण और जनसंख्या वृद्धि जो कि प्रेजेंट टाइम पर चल रही है। और इसके अलावा 5वें नंबर पर एक और तैयार कर लेना, बेरोजगारी पर भी तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 अगर आपने तैयार कर लिए निबंध, मेरी पूरी उम्मीद है प्यारे साथी कि इसके बाहर कोई भी आपका कह सकते हो कि आपका निबंध नहीं आएगा, है ना। और इस हिसाब से अगर मैं बात करता हूं, अगर आपने पूरी क्लास को देखा होगा तो आपको उम्मीद है कि हिंदी का यह क्वेश्चन पेपर आपको पूरे में पूरे नंबर नहीं लेकिन आपको 70 में 60 से प्लस नंबर दिलाकर जाएगा। ये पूरा मॉडल पेपर, ये पूरा आपका पेपर, है ना। मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीज बताई कि आपको पद्यांश के लिए क्या तैयार करना है, गद्यांश के लिए क्या क्या चैप्टर तैयार करने हैं, संस्कृत के पद्यांश के लिए, गद्यांश के लिए आपको क्या क्या चैप्टर तैयार करने हैं, है ना। इसके अलावा 20 नंबर के जो MCQ आते हैं उनको कैसे तैयार करना है उसके लिए भी मैंने बताया। क्लास पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा जिससे कि आप अपनी तैयारी को 95% तक लेकर जा सकें, है ना।
तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।